हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। तो आज जो हमारा 17वां वीडियो है ये एनटीपीसी जो हमारा जीके का सेट हमारा चल रहा था। प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन का एनटीपीसी के लिए और बाकी सारे एग्जाम के लिए ये एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट, इसका 17वां वीडियो। बाकी 16 वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो ये है 7 जनवरी 2021 का प्रश्न 10:30 से 12 के बीच हुआ था। एनटीपीसी आपका एग्जाम था। सेंटर नेम यहाँ जो भी है, पार्टिसिपेंट नेम और पार्टिसिपेंट आईडी, यह तो आपको गुप्त रखने की ही चीज़ है, इसलिए छिपाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आप मिलाते जाएं कि आपका कितना सही हो रहा है, ताकि आप अपने तैयारी को भी आजमाएं और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना सही हो रहा है। और बाकी जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसे आप लिखते चलें तो ज़्यादा बेहतर है। सवाल देखिए, एक सवाल बहुत ही अच्छा और आसान सा सवाल है। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, यहाँ है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत अच्छा सवाल है। 26/6, 24/7, 28/8 या 29। तो इसका जवाब चलिए तलाश करते हैं। तो जवाब आपका है 28/8। तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 28 और 8। किसी को अगर डाउट हो तो उनके लिए जो आप पहले से पढ़ते आ रहे थे वो क्या था आपका 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। जब जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो ये हो गया 7, 2, 9 और यहाँ हो गया आपका 28। लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाया गया तो यहाँ आपका 9 से कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो इस प्रकार से अब आपका कितना है 28 + 8। ये आपका हो गया स्टेट और ये हो गया आपका यूटी यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संरचित कर यानी दोबारा बना के प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। तो किस योजना के जगह में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना गठन किया गया? दीनदयाल अंत्योदय योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना या राजीव आवास योजना? तो वो कौन सा आवास योजना है जिसका जगह में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया? तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा? वो आपका होगा इंदिरा आवास योजना। और यह योजना भारत सरकार ने कब शुरू किया था? तो यह योजना 1985-86 में शुरू किया गया था, जिसे बाद में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का नाम दिया गया। अभी आपका जो पीएम आवास है वो इंदिरा आवास योजना का एक नया रूप है। अगला प्रश्न, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? 22, 28, 12 या 26? ये काफी डीप प्रश्न है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा वो है 26। तो भारत के 26 ऐसे संगठन हैं जो संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के जो बहुत सारे संगठन हैं अंग, जैसे यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सब संयुक्त राष्ट्र के ही हैं। तो भारत के भी छोटे छोटे 26 ऐसे संगठन हैं जो यूएन के अंग हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? यानी दूर से ही आप लॉगिन कर सकते हैं। आरटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी या टेलनेट? तो इसका सही जवाब आपका क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा टेलनेट। टेलनेट यानी टेली नेटवर्क, ये रिमोट लॉगिन यानी दूर से ही कहीं और बैठे हुए आप दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। ये फैसिलिटी प्रदान करता है टेलनेट। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका पूरा नाम है टेली टाइप नेटवर्क। इसको लिख भी दिया जा रहा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। टेली टाइप नेटवर्क। अगला प्रश्न, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की? यानी 3 चरणों वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना भारत में किसने की? डॉक्टर होमी भाभा, विक्रम साराभाई, के कस्तूरी रंगन, एपीजे अब्दुल कलाम? तो क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब इसका हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसमें आप याद रखेंगे डॉक्टर होमी भाभा एटॉमिक ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर ऊर्जा के लिए फेमस है। और विक्रम साराभाई ये स्पेस वाले में से है। स्पेस यानी ये अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है भारत में। और एपीजे अब्दुल कलाम तो आपके कौन है? तो ये मिसाइल मैन के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो आपको पता है 1930 का नमक यात्रा, ये नमक यात्रा
कौन से डिमांड के लिए चलाया गया नमक यात्रा था? तो कितनी मांगों का लिस्ट था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया इरविन को? 10, 13, 12 या 11? तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 11। इसे 11 सूत्री मांग भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उनमें कितने डिमांड थी, उसमें से आपका 11 डिमांड था, इसीलिए 11 सूत्री मांग भी कहा जाता है। और जिसे गांधी इरविन समझौता जो हुआ था आपका 1931 में, इनमें से 11 में से कुछ डिमांड को माना भी गया था। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? 19 जनवरी, 27 अप्रैल, 23 अप्रैल, 13 मई। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जिस दिन मनाया जाता है वो दिन आपका क्या है? तो वो दिन है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो देखिए ये तो आपके लिए आसान है, सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो 1 अगस्त 1920 के तिलक की मृत्यु के दिन से शुरू हुए आंदोलन जो चला कब से कब तक? जो चला तब तक जब तक 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड ना हो गया, और इसके बाद इसे 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने चौरा चौरी कांड का जिम्मेवारी लेते हुए इस आंदोलन को स्थगित किया, और इसके बाद महात्मा गांधी को 6 साल का जेल का भी, कैद का भी सजा हुआ। तो ये रहा असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, दादा भाई नौरोजी, अबुल कलाम आजाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षों की अगर बात की जाए तो इसे आप यूं समझे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था कब? तो 1885 में, जिसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष। और दूसरा अधिवेशन जो 1886 में हुआ वो हुआ कहाँ? तो वो हुआ आपका कलकत्ता में। कलकत्ता में आपके कौन थे? तो कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी। और उसके बाद आपका तीसरा हुआ मद्रास में, कब? 1887। तो 1887 में कौन है? तो बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये रहे पहले मुस्लिम। और उसके बाद 1888 में इलाहाबाद में तो कौन थे? तो जॉर्ज यूले। तो पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। और बाकी अबुल कलाम आजाद तो 1940 में जो रामगढ़ में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई, विक्रम सेठ, आदित्य साराभाई, अनुज लाल। तो अभी आपके ऊपर बताया गया, क्या होगा इसका सही जवाब? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जो हैं वो विक्रम साराभाई को माना जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक यानी एक तरह से इसरो के जनक वही हैं। अगला सवाल, 2020 में मानव विकास सूचकांक के आधार पर कौन सा देश दुनिया के पहले स्थान पर है? ऑप्शन आपके पास क्या क्या है? ऑप्शन है आपके पास जापान, नॉर्वे, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही जवाब जो आपका हो जाएगा वो 2020 के अनुसार क्या है? नॉर्वे। तो आइए देखते हैं वर्तमान अनुसार में कौन है आगे, कौन है पीछे। तो वर्तमान 2024-25 के अनुसार आपका नॉर्वे और स्विट्जरलैंड क्या है? तो 1 नंबर में है। और अगर भारत का अगर नंबर देखा जाए, भारत कैवा नंबर में है? तो भारत आपका 134वां नंबर पर है 2024 के HDI रैंक के अनुसार। और ये HDI क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, जिसका प्रतिपादन 1990 में डॉक्टर महबूबुल हक जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री और अमर्त्य सेन ने इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? अणु, परमाणु, धनायन या ऋणायन। तो धनावेशित आयन को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा धनायन। कैसे बनता है कोई धनावेशित आयन, उसे हम लोग देखते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई नाभिक है, नाभिक के चारों ओर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में मान के चलिए कि 8 भरा हुआ है, और तीसरा कक्षा में आपका 1 है। अब ये 1 अगर त्याग दिया, जैसे मान के चलिए तो सोडियम का है 11 वाले का 2, 8 और 1 जब त्याग दिया तो अब इसके पास कितना बचा? अब इसके पास बचा केवल 2 और 8। तो त्यागने के बाद जो इसका टर्म लिखाएगा वो लिखाएगा ऐसे, 1 त्यागा तो 1 धनी यानी धन आयन। और अगर जो 1 लेता, अगर जैसे क्लोरीन 1 रिसीव करता है तो इसका 1 ऋणी अर्थात ऋण आयन, देने वाला धनी और लेने वाला ऋणी।
अगला प्रश्न, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? 1976, 1981, 1969, 1974। तो भारत ने अपना पहला परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो सही जवाब है 1974। इस बारे में अगर हम लोग जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करें तो आपको पता होना चाहिए कि यह परीक्षण किया गया था राजस्थान, और राजस्थान के कौन से जगह पर? तो वो जगह का नाम था पोखरण। और इस परमाणु बम परीक्षण का जो कोड नाम था, वो कोड नाम क्या था? वो कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, यानी बुद्ध का मुस्कुराता हुआ प्रतिमा। स्माइलिंग बुद्धा जो है वो कोड नेम था 1974 के पोखरण में किए गए परमाणु बम का परीक्षण। अगला सवाल, रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया? 1920, 1922, 1919 या 1921? तो रॉलेट एक्ट, इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 1919। इसके बारे में अगर जानकारी इकट्ठा करें तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित किया गया, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया बिना अपील, बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा गया। इसके तहत किसी भी भारतीय को 2 साल के लिए जेल में बगैर किसी कारण के डाला जा सकता था। इसका विरोध करने के लिए जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए भारत में, और इसी विरोध में इकट्ठा हुए लोगों में 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी के लिए फेमस है, जिसका जिम्मेवार आपका जनरल ओडायर है। आपको पता है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। और जनरल ओडायर का हत्या किसने किया, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो अगर इसमें आपका आ जाएगा तो ये आप बताइएगा, उधम सिंह ने जनरल ओडायर का हत्या किया था। ये कब? 1940 में। कांड कब हुआ? 1919 में। कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर में। अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 3 मई, 10 अप्रैल, 24 अप्रैल? तो पंचायती राज दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, ये है कुछ खास बात। तो 24 अप्रैल 1993 को भारत में 11वां अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, ये लागू हुआ। और पंचायती राज संवैधानिक रूप से पूरे भारत में लागू हुआ, इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? 5, 4, 8 या 10? तो कितना बार चुना गया है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा 8 बार। तो चलिए इस सवाल के तह में जाते हैं। आपको पता है कि जो आपका यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस का एक महत्वपूर्ण अंग है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और इसमें सदस्य होते हैं कितने? तो 5 और 10। ये 5 जो होते हैं ये परमानेंट मेंबर होते हैं। और ये मेंबर कौन कौन से हैं? तो ये मेंबर जो हैं आपके वो कौन से हैं, चलिए आपको बताएं। रूसने पे फेस। रूसने पे फेस का मतलब ये हुआ आर फॉर रसिया, एफ फॉर फ्रांस, ए फॉर अमेरिका, सी फॉर चाइना, ई फॉर इंग्लैंड। यानी ये 5 मेंबर आपके परमानेंट है जिनको वीटो पावर है। और बाकी 10 मेंबर का चयन प्रत्येक 2 साल के लिए किया जाता है। तो भारत का चयन 2020 में जो किया गया 2022 तक के लिए, तो ये कितनी दफा किया गया? तो ये 8वां बार किया गया भारत का चयन अस्थायी सदस्यों में। अगला प्रश्न, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए नहीं है? यानी विदेशी लोग यहाँ निवेश करें, इसको आकर्षित करने के लिए कौन सा व्यवस्था नहीं है? आपको नेगेटिव में जाना है। तो भारत सरकार ने एफडीआई प्रस्तावों के अनुमोदन तंत्र को सरल बनाया है। तो ये चीज़ तो फायदेमंद है। एफडीआई के प्रस्तावों को आवेदन प्राप्त होने के 10 दिनों के भीतर स्वीकृति दे दी जाती है। भारत सरकार ने घोषणा की थी उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब आपका है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, इसे हम लोग पकड़ते हैं। तो कौन सा व्यवस्था एफडीआई को बढ़ाने के लिए नहीं है? तो इसका सही जवाब आपका क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या कहता है कि भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकार किया जाएगा। तो राज्य सरकार अगर इसका प्रबंधन करेगा तो इससे एफडीआई ज़्यादा नहीं आएगा, केंद्र अगर करता तो ज़्यादा आता। तो इसका मतलब ये एफडीआई को आकर्षित करने के लिए यह बात तो नहीं है।
ये बात गलत है, बाकी ठीक है। 10 दिनों के भीतर क्लियरेंस मिलेगा, लोग ज़्यादा आएंगे। सरल तंत्र रहेगा, लोग ज़्यादा आएंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस होगा, वो भी लोग ज़्यादा आएंगे। यानी ये वाला कंडीशन में लोग ज़्यादा नहीं आएंगे। यही बात पूछा गया था कि आकर्षित करने के लिए कौन सा नहीं है। अगला सवाल, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? पहली, दूसरी, चौथी या तीसरी? तो कब चुना, ये है सवाल। तो सही जवाब क्या है? दूसरी। अब दूसरी योजना के बारे में जानते हैं। पहली योजना तो आपको पता है कि 1951 से 1956 तक चला, और दूसरी योजना 1956 से 1961 तक चला। दूसरी योजना के जो वास्तुकार है वो थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस दूसरी योजना के वास्तुकार थे। और दूसरी योजना में मुख्य रूप से जो ध्यान दिया गया वो आपके उद्योगों में ध्यान दिया गया दूसरी योजना में, और पहला योजना में मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में ध्यान दिया गया था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, यह बात चुना गया कब, यानी विकल्प ये चीज कब ज्यादा लग गया, जब दूसरी पंचवर्षीय योजना आया और उसी का जो डॉक्यूमेंट आया उसमें भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुन के आया। अगला प्रश्न, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? जो भी श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं वो क्यों होते हैं? वायु प्रदूषण के कारण, भूमि प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण या ध्वनि प्रदूषण के कारण? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? वायु प्रदूषण के कारण। सांस लेने में संबंधित बीमारी वायु प्रदूषण के कारण ही होता है, जैसे अस्थमा, दमा, ये सब श्वसन संबंधी बीमारियां हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषीय स्तर में निम्न में से किसे शामिल किया गया है? उत्पादक, शीर्ष उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता? तो क्या है इसका सही जवाब? चलिए तलाश करते हैं। सही जवाब है द्वितीयक उपभोक्ता। अब हम लोग को ये जानना चाहिए कि पोषीय स्तर में क्या है। पोषीय स्तर में सबसे जो नीचे जो आता है वो आता है उत्पादक। उत्पादक में कौन है? उत्पादक में प्रकाश संश्लेषी पौधे हैं। उत्पादक के बाद जो आते हैं वो आते हैं क्या? उत्पादक के बाद उपभोक्ता। उत्पादक के बाद जो आएंगे वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता आएंगे। और उपभोक्ता के आपके 3 प्रकार होते हैं। उपभोक्ता के 3 क्या कई प्रकार होते हैं। और उपभोक्ता के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा आपका अपमार्जक, जो कि इस सबको यूज करता है, अपमार्जक। तो ये इसका स्तर है। इसके स्तर को अगर डिटेल में देखें तो इसमें आपका बहुत सारा आ जाता है। जैसे इसमें एक आ जाएगा शाकाहारी, एक आ जाएगा आपका मांसाहारी, और एक आ जाएगा आपका सर्वाहारी। ये सभी आपके आ जाएंगे। तो किसे शामिल किया गया है तीसरे पोषीय स्तर में? तो तीसरे पोषीय स्तर में देखिए उत्पादक तो है, उत्पादक के बाद क्या है? उपभोक्ता। और उपभोक्ता में एक है प्राथमिक उपभोक्ता और एक है द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसका मतलब ये हुआ एक, और दूसरा में प्राथमिक, और तीसरा में आपका क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। इसीलिए आपको ये रखा गया है। शीर्ष उपभोक्ता कौन है? जो आपका वल्चर होता है, गिद्ध वगैरह क्या है? शीर्ष उपभोक्ता है। तो इसे अगर हम लोग दोबारा देखें तो उत्पादक के बाद उपभोक्ता के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो 3 प्रकार में यहाँ एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक शीर्ष। और अंतिम में कौन आ जाएगा? वो आ जाएगा अपमार्जक। तो ये था आपका मोटा मोटी, और उसके बाद तह में जाएंगे तो अंदर और घुसेगा मामला। अगला प्रश्न, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। आराम से 2 8 7 यानी 8 2 10 और 7 17। तो 17 परमाणु संख्या किसका है? वो रहा आपका क्लोरीन। तो ऐसे हम लोग पहचानेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जवाब हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है इसका क्या है? 17। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे पहला में 2, दूसरा में 8 और अंतिम में आपका कितना? 7। अगर हम लोग ऐसे इसको लिखेंगे तो पहला कक्षा में कितना? 2, और दूसरा कक्षा में अगर बोलेंगे तो कितना? तो दूसरा कक्षा में हो जाएगा आपका 8, और तीसरा कक्षा में अगर बोला जाएगा कितना? तो तीसरा कक्षा में आपका कितना हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा 7। और इस प्रकार ये बन जाएगा क्लोरीन। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल क्या है कि कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं? हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। कौन हिस्सा है वो पहले जान ले, आपको जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो जैसे मान के चलिए ये भारत का मैप है, ये रहा आपका दिल्ली, ये रहा कोलकाता, ये रहा चेन्नई, ये रहा मुंबई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में यही चारों महानगरों को जोड़ा गया है। तो हैदराबाद तो इसमें से कहीं भी नहीं है। इसका मतलब सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? वो है हैदराबाद। हैदराबाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का नहीं है, और इसमें इसकी जो कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है। इसका देखरेख मैनेजमेंट निर्माण कौन करता है? NHAI। और इसमें कितना से कितना लेन है? तो 4 से 6 लेन है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो भारतीय दंड संहिता IPC का धारा 377
के तहत कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किसने किया? मेनका गांधी, अरुंधति राय, करुणानंदी वृंदा गोवर, मेनका गुरुस्वामी, अरुंधति काटजू या मेनका गुरुस्वामी पिंकी आनंद। तो वे कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया है। अगला सवाल, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तरी प्रशांत, केप ऑफ गुड होप, दक्षिणी प्रशांत, उत्तरी अटलांटिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? तो इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक। तो क्यों है ये जानना चाहिए, इसके लिए चलते हैं हम लोग एक बार वर्ल्ड मैप। तो ये रहा जो आपका वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में जो आप देख रहे होंगे, यहाँ आप देखिएगा कि ये रहा आपका यूरोप, ये रहा आपका अमेरिका। और यूरोप और अमेरिका दो बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र हैं विश्व के। और ये है अटलांटिक ओशियन और उसका उत्तरी भाग ये है, दक्षिणी भाग ये है। अब यूरोप और अमेरिका के बीच कारोबार चूंकि सबसे ज़्यादा होता है, यूरोप का पूरा दुनिया से होता है, तो यूरोप का दक्षिण अमेरिका हो या अफ्रीका हो या उत्तरी अमेरिका हो, सबसे कारोबार होने के लिए यही रास्ता है। और ये रास्ता कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग। यहाँ से विश्व का 1/4 व्यापार यहीं से संपन्न होता है। तो इसीलिए सबसे बिजिएस्ट समुद्री मार्ग कौन सा हुआ? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसका जवाब ये क्यों है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। अगला प्रश्न, पोरिफेरल आईओ यानी इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट सोर्स होते हैं? तो इनपुट आउटपुट का जो सिस्टम है कंप्यूटर में, कितना आउटपुट सोर्स जोड़ा जा सकता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 512, 264, 24 या 256। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 256। तो 256 आउटपुट पोर्ट जोड़ा जा सकता है एक कंप्यूटर सिस्टम में। पेरिफेरल इनपुट आउटपुट के सिस्टम में 256 आउटपुट जोड़े जा सकते हैं। अगले प्रश्न, अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग के लिए खुली हुई हैं? 140, 137, 120, 130। तो यहाँ सवाल पूछा हुआ है कि हिमालय की कितनी चोटियां में लोग जा सकते हैं, जाने की इजाज़त है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मनाही नहीं है, ये बात पूछा गया है। तो सही जवाब इसका क्या है? तो 137। 137 ऐसे हिमालय की चोटियां हैं जिन्हें आप ट्रैकिंग में जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां आप जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो हमारा अगला सवाल जो है वो है पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वर्ल्ड क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंट्रोल ब्यूरो, वर्ल्ड कंजर्वेशन कंट्रोल ब्यूरो। तो चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो आपका है वो आपका हो जाएगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB का पूर्ण रूप है। और यह संस्था क्या है? यह संस्था जो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीवों से संबंधित जो क्राइम है उसे नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न जो हमारा है वो क्या है, वो चलिए देख लेते हैं। भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्होंने इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? अमेरिका में जो पेटेंट उन लोग किया था कि इसका उत्पादन कोई नहीं कर सकता है, जबकि वो भारतीय मसाला था। तो ये कौन सा मसाला है? सरसों, लौंग, इलायची या हल्दी? और अमेरिकियों को कैंसिल करना पड़ा। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? हल्दी। हल्दी जो है वो भारतीय है और उसे अमेरिकी अगर पेटेंट अगर करें तो इसे रद्द तो करवाना पड़ेगा। तो हल्दी के लिए मजबूर किया गया कि अमेरिकी पेटेंट को रद्द किया जाए। अगला सवाल, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, यूपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? वो आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी है? तो 1990 लाख 2011 के अनुसार, यानी लगभग 20 करोड़। अभी कितना होगा वो सोचिए। अगला प्रश्न, भारत ने 2017 में विवादित क्या के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया? तो बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार भारत ने कहां के विवाद के लिए किया? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चीन नेपाल आर्थिक गलियारा, चीन भूटान आर्थिक गलियारा, चीन अफगानिस्तान आर्थिक गलियारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इसमें क्या है वो हम लोग देखें। मान के चलिए ये आपका भारत का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपका भारत का है। अब बात यह है कि इधर आपका चीन यहाँ से होते हुए पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा बना रहा था। तो चीन और पाकिस्तान यहाँ कश्मीर का यूज इन लोग करेगा, क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर का यूज करके ही जा सकता है। अब बात यह है कि इसका विरोध करना जरूरी है, क्योंकि ऐसे में तो जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें से चीन का भी कुछ हिस्सा आ जाएगा। तो इस वजह से
भारत ने विरोध किया, बहिष्कार किया किसका? बेल्ट एंड रोड फोरम का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? खड़िया, जिप्सम, संगमरमर या हीरा? तो कार्बन का एक अपरूप आपसे पूछा गया है, तो सही जवाब इसमें हो जाएगा हीरा। कार्बन के अपरूप कितने हैं? तो कार्बन जो होता है, कार्बन का अपरूप एक है आपका कोयला, एक है आपका हीरा और एक है आपका C60। ये सब कार्बन के क्या हैं? अपरूप हैं। ही कोयला नहीं बल्कि इसे ग्रेफाइट आप कहिए। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट और हीरा है और एक है C60 जिसका खोज बकमिंस्टर फुलर ने किया था, इसीलिए इसे फुलरिन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? ALU, CPU, मेमोरी या कागज? तो कागज कंप्यूटर का घटक भला कैसे हो सकता है? यहाँ ऑप्शन भी इतना आसान दे दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति बना सकता है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया गया है? देश सुधार, हरियाली, नीरू मीरू या अरवारी पानी संसद? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? हरियाली। अब यहाँ क्या कहता है सवाल, इसमें क्या है, यह वाटर शेप डेवलपमेंट है। वाटर शेप डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जल संरक्षण के लिए जो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो किया गया है लागू, वो क्या है, कौन सा है? वो आपका है क्या? हरियाली। और जो आपका नीरू मीरू और अरवारी पानी संसद है, ये राज्य स्तरीय है। ये केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हरियाली को शुरू किया गया है। ये सभी के सभी, ये तीनों ऑप्शन जल संरक्षण की विधियां हैं। अगला सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो जो 1939 से 1945 तक हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस दौरान महिलाओं और बच्चों को इमरजेंसी में भोजन और हेल्थ केयर के लिए कौन सा संस्था बनाया गया? यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या IMF? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो आपका है वह है आपका यूनिसेफ। तो उस दौरान यूनिसेफ बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी चिल्ड्रेन फंड बनाया गया, चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड बनाया गया था, जो कि अभी केवल कहलाता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? शौकत अली, मोहम्मद अली, अरमान अली मोहम्मद अली, शौकत अली अरमान अली, शौकत अली मुसाफिर अली? तो अली बंधुओं ने किया था और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। यह आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919 आसपास में शुरू हुआ। 1919-20 का चलाया गया एक आंदोलन था। अगला प्रश्न, 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है? यानी भारत विश्व का कैवा नंबर का अर्थव्यवस्था है? 9, 5, 7 या 11वां? तो इसका सही जवाब, भारत कई सालों से विश्व की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। ये 2024 में भी ये चीज बरकरार है, इसे आपको याद रखना है। अगला सवाल, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? यहां आपको सही आंसर दिख गया। उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, इसलिए चौरा चौरी कांड जो है, यह कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और इसी के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी को वापस लेना पड़ा। बाकी चारों ऑप्शन पढ़ने का नीड भी नहीं पड़ा, कोई बात नहीं। तो खैर ये आखिरी सवाल भी था। इसी के साथ आज का हमारा ये 37 क्वेश्चन का सेट हमारा कंप्लीट होता है। 3 सवाल इररिलेवेंट थे, इसीलिए उन्हें शामिल नहीं किया गया। तो बाकी आपको कैसा लगा, कितना सही हुआ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।